जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं और उसमें देखिए न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत की हिस्सा, मतलब कि नाभिकीय ऊर्जा का भारत का हिस्सा कितना है लगभग विद्युत उत्पादन में, तो यहाँ पे दिया है 3%। 2021 का क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है भारत में कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा के बाद पाँचवां, यानी नाभिकीय ऊर्जा भारत में कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा के बाद पांचवां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान में देश में स्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता लगभग 6780 मेगावाट है और वर्ष 20 से 21 में कुल बिजली उत्पादन में लगभग 3.1% योगदान भी दे रहा है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम के विभिन्न समस्थानिकों के होने का सही क्रम इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए डी यानी U239 है ना, ये सही है। यानी प्राकृतिक रूप से देखें तो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त यूरेनियम है उसके विभिन्न समस्थानिकों में U238, फिर इसके बाद है U238 के बाद U235, U234, यानी 238, 34 ऐसे करके। स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। दूसरा, डीजल चालित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहन की तुलना में ज़्यादा ईंधनक्षम होते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही का चुनाव करना, तो स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, क्योंकि डीजल चालित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहन की तुलना में अधिक ईंधनक्षम होते हैं, अतः दोनों कथन सही है। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो आणविक ऊर्जा का सक्षम ऊर्जा स्रोत है। यह थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ है? छोटा नागपुर पठार के चट्टानों में, सुंदरवन डेल्टा के कीचड़ में, केरल समुद्र के तटीय बालू में या थार मरुस्थल के बालू में, तो ये देखिए सही कौन सा होगा, सुंदरवन डेल्टा के कीचड़ में। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा का सक्षम ऊर्जा स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः केरल समुद्र के तटीय बालू में है। एक डिश सोलर कुकर क्या है? एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का बना होता है। 50% की परावर्तकता से कम होता है। यह 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन के लिए सूर्य के अभिमुख रहता है। यह आयातित सौर विकिरण को सांद्रित करने के लिए परवलयीय डिश का उपयोग करता है। तो इसमें यदि हम देखें तो एक डिश सोलर कुकर जो होता है वो आयातित और विकिरण को संकेंद्रित करने के लिए परवलयीय डिश का उपयोग करता है। यह एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का बना होता है। इसे लगभग 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन के लिए सूर्य के अभिमुख होना पड़ता है। थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये किसके उससे करता है? तो थर्मल रिएक्टर, जो थर्मल रिएक्टर होता है वो निम्न न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। U235, 233 और यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239। भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा सबसे कम है? तापीय, सौर और पवन, पनबिजली, नाभिकीय। तो सबसे कम किसका है? तो देखिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के विद्युत उत्पादन में वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का हिस्सा जो है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का जो हिस्सा है वो निम्नतम है। कुल संस्थापित क्षमता अगर देखें तो ये स्रोत लेकिन 19 का दिया हुआ है ना, थर्मल का, फिर हाइड्रो, न्यूक्लियर, RES ये कुल दिया है। केंद्रीय वानिकी आयोग CFC के अनुसार हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये है 16 प्रकार के, ये केंद्रीय वानिकी आयोग ने बताया 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल, 3 माइल आइसलैंड घटना, दी लव केनाल डिजास्टर। तो इसमें देखिए ABC तीनों ही राइट है, यानी फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 माइल आइसलैंड घटना। 2019 का क्वेश्चन है कि जो नाभिकीय आपदा अपने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से जो घटनाएं हुई थी वो फुकुशिया आपदा है, चेरनोबिल आपदा है, 3 माइल आइसलैंड घटना है। फुकुशिया आपदा जापान के फुकुशिया परमाणु संयंत्र से फैलने वाला एक नाभिकीय आपदा है। चेरनोबिल आपदा 1986 में यूक्रेनी शहर चेरनोबिल के परमाणु संयंत्र से हुई सबसे बड़ी नाभिकीय आपदा है। निम्नलिखित में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादक तकनीक कौन सी है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, थर्मल पावर, फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा, फोटोवोल्टिक। तो फोटोवोल्टिक सेल न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीक है। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है, किससे? जलावन द्वारा। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन जलावन द्वारा होता है, क्योंकि इससे CO2 का उत्सर्जन अधिक होता है।
भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के तहत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही है? सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट, नाभिकीय। तो इनमें से नाभिकीय ऊर्जा। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के तहत 8 लक्ष्य इस प्रकार हैं। देखिए 8 लक्ष्यों में सौर ऊर्जा, टिकाऊ विकास, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, ग्रीन इंडिया, जलवायु परिवर्तन के लिए ज्ञान का रणनीतिक मंच। भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग कितना है? तो इसमें कितना भाग है इनका प्रतिशत? 10 से 12। वर्ष 22 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य कितना है? तो पर्यावरण मित्रवत कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने वर्ष 15 के पेरिस जलवायु सम्मेलन कप 21 में भारत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वर्ष 22 तक 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन से 60, बायोमास से 10 गीगावाट तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर डी होगा। शहरी क्षेत्रों में जाड़े दिनों में अक्सर धूम्र कोहरे की घटनाएं घटित होती है। दूसरा, जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने का प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में बायोमास को जलाते हैं। तो देखें सही है, शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम्र कोहरे की घटनाएं होती हैं। विकथन ये सही है। जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में बायोमास को जलाते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो हाइड्रोजन गैस पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। वाहनों तथा बिजली उत्पादन क्षेत्रों में इसके नए प्रयोग हो रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि ज्ञात ईंधनों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज़्यादा, और ये जलने के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में जल का उत्सर्जन करता है। इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान करनी है। टीपीपी यानी ताप विद्युत संयंत्र और विशाल जल विद्युत परियोजनाएं, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं। तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 31 मई 2018 तक का यह आंकड़ा दिया हुआ है। ताप विद्युत संयंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं, परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है। तो न्यूनतम लागत से हम कर सकते हैं बायोमास पावर को। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जाता है तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से हम विकसित कर सकते हैं यानी वो बना सकते हैं, तो बायोमास है। जो भी जैविक उत्पादन जैसे कृषि, प्राकृतिक वनस्पति एवं शहरी कूड़े कचड़े व अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है? तो यहाँ पे देखिए दिया है 6 से 9 बिलियन टन। जीवाश्म ईंधन जो कार्बन के उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से भी जिम्मेदार है वे खनिज तेल तथा कोयला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को अल्बेडो की संज्ञा दी जाती है। काय का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है। ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। तो अपने ऊपर पड़ने वाली किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति के माप को अल्बेडो की संज्ञा दी जाती है। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है, ये भी सही है। बृहत्तर वर्षावन क्षेत्र की कटाई का दीर्घ आवधिक प्रभाव मृदा अपरदन में वृद्धि होता है। जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है। दूसरा, गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम होगी ना ही समाप्त होगी। तो दोनों में से देखें तो दिया गया अभिकथन ए कि जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है सही है, जबकि तर्क आर की गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम है और ना ही समाप्त होगी, ये भी सही है। जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करता है। कार्बन का भंडार होता है, जंतु जगत की निमित्त खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है, इससे जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। तो देखिए मानव जीवन के लिए मिट्टी की निम्नलिखित भूमिका है। ये कार्बन का भंडार है मिट्टी, ये जंतु जगत के निमित्त खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है, यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार भी है। मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। दूसरा, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। तो दोनों में देखें दिया गया अभिकथन ए कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थान विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है सही है, जबकि तर्क आर कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है सही है।
वन्य जीव प्रजातियों के संदर्भ में क्या सत्य है? समाप्त हो जाने वाला, संधार्य, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ना समाप्त होने वाला। तो वन्य जीव दुनिया के सभी पारितंत्र इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। वन्य जीव प्रजातियों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। समाप्त हो जाने वाले, संधार्य, नवीकरणीय। नीचे एक कथन दिया है, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। दूसरा, कार्य योजना में कि क्यों परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। तो देखिए कथन जो है, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। कार्य योजना क्या है इसके लिए कि सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।